नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम हो चुके हैं फिर से लाइव। ठीक है। कल थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसके कारण से मैं ज़्यादा लंबा ले नहीं पाया था। पर आज मैं फिर से वापस आ चुका हूँ क्लास लेने के लिए। और बिल्कुल आज के हम क्लास में एमसीक्यू करेंगे बहुत सारा अच्छा अच्छा। उसके पहले मैं एमसीक्यू करवाऊँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आबकारी आरक्षक की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यदि किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगा तो। ठीक है। डेली हम 4 बजे एमसीक्यू लेकर आएंगे। और चूंकि कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मैं क्लास पूरा कवर नहीं करवा पाया था। पर आज हम बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न करने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न हमने कल की क्लास में देख लिया था। आज उसके आगे से हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, संघीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। दूसरा, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। तीसरा, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। तीसरा दिया है, केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है और राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। उपयुक्त में से कितनी विशेषताएं भारत को एक वास्तविक संघ बनाती है? ठीक है। पेपर में ये प्रश्न पूछ रहा है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। पहला पूछ रहा है संघीय विधानमंडल। अगर हम दो दृष्टिकोण से बात करें, यदि संसद में हम देखेंगे तो संसद के बारे में हम कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं जी? 79। अनुच्छेद कौन सा है आपका? 79। और वहीं विधानमंडल के बारे में यदि बात करेंगे तो विधानमंडल के लिए आप कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हो? 168। बात करूं अगर मैं 79 का, तो इसको आप कौन से भाग के अंतर्गत पढ़ते हो? भाग 5 में। और अनुच्छेद 168 की बात कर रहा है, तो इसके लिए आप कौन सा भाग पढ़ते हो? भाग 6। क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय विधानमंडल के उच्च सदन, इसके बारे में बात कर रहा है। संघीय विधानमंडल के उच्च सदन। अब यहाँ पर उच्च सदन क्या होगा, ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा संसद वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे कि संसद की यदि बात करें, तो संसद में आपके कितने सदन होते हैं? दो। एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। और वहीं इधर मैं बात करूं विधानमंडल का, तो विधानमंडल में कितने सदन होते हैं पूछेगा, तो याद रखना है विधानमंडल में आपके कितने सदन होते हैं? एक विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद। मैंने क्लास में ये बातें कई बार आपको बताई है। जैसे केंद्र में लोकसभा, जैसे केंद्र में लोकसभा वैसे ही राज्य में आपका विधानसभा। जैसे केंद्र में राज्यसभा, वैसे ही राज्य में आपका विधान परिषद। ऐसा क्यों कहता था मैं अक्सर? आप लोकसभा को कौन सा सदन कहते हो? निम्न सदन। लोकसभा को क्या कहते हो? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हो? ओके, थैंक यू मैम। राज्यसभा को क्या कहते हो आप? उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहते हो? उच्च सदन। ठीक है। वैसे ही आप जब लोकसभा को यहाँ पर निम्न सदन कह रहे हो, तो यहाँ पर विधानसभा को क्या कहोगे? निम्न सदन। और विधान परिषद को क्या कहोगे? उच्च सदन। तो यहाँ पर पहला लाइन जो कह रहा है आपको कि विधानमंडल का उच्च सदन, विधानमंडल का उच्च सदन, यानी कि ये संघीय संविधान के बारे में बात कर रहा है। भाग 5, जिसको हम क्या कहते हैं? संघ। भाग 5 में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? संघ। जिसको मैं आम भाषा में आपको बताया था केंद्र सरकार, केंद्र के बारे में बताया था। पर आपके संविधान में क्या लिखा हुआ है? संघ। तो संघ का मतलब क्या होता है? संघ में जो आपका उच्च सदन होता है उसे हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। तो राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल है। किसी राज्य में जाओगे तो आपको 5 सीट मिलेगा, कहीं पर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 10 सीट, कहीं पर 15 सीट, वहां की जनसंख्या के हिसाब से। सर जी, पुलिस आरक्षक भर्ती की क्लास परचेज किए हैं, फिर भी टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है।
उस पर आज जी एक बार जिस नंबर पे आपने कॉल करके कोर्स परचेस किया होगा उसमें अच्छे से पूछिएगा कि कोर्स उसमें इंक्लूड है कि नहीं। ठीक है। दूसरा लाइन आपका क्या कहता है? संघीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल आपको असमान प्रतिनिधित्व दिखेगा अलग अलग राज्य में। दूसरा, भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में यदि आप देखोगे तो आप यदि सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हो, कहां पर होगा साहू सर का क्लास होगा, कितना बजे होगा बोले जी? 5 बजे होगा शायद, साहू सर का क्लास 5 बजे होगा। ऐप में अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। सरोज निषाद जी सर, मैंने पुलिस टेस्ट के लिए परचेस किए हैं, वहां नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं जस्ट अभी क्लास के बाद बोल दूंगा एक बार। ठीक है। साहू सर का क्लास शायद 5 बजे होगा। ठीक है। क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। भारत में क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका कहने का मतलब है यदि आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाते हो, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद यहां कोई सुनवाई है क्या? नहीं। तीसरा, केंद्र और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है और वह राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। आपको मैंने कई बार बताया है कि राज्यपाल एक कठपुतली की तरह काम करता है। कैसे कठपुतली की तरह? तो वो राज्य में राष्ट्रपति का क्या बन के रहता है? प्रतिनिधि। राज्य में राष्ट्रपति का क्या बन के रहता है? प्रतिनिधि। और वो पूरा काम, पूरा जो भी करना रहता है वो किसकी मर्जी से करता रहता है? राष्ट्रपति से। तो ये तीनों बातों को यदि हम देखेंगे तो यह एक वास्तविक संघ की बात नहीं करता है। तीनों पॉइंट, क्योंकि देखो, अगर वास्तविक संघ कहने का मतलब क्या है, वहां पर क्या दिखना चाहिए आपको? समानता। चाहे भारत में आप चले जाओ, यूएसए जब आप जाओगे अमेरिका, तो वहां पर किसी भी राज्य की जनसंख्या कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है। वो सभी राज्यों में क्या देता है अपने यहाँ? समान प्रतिनिधित्व देता है। पर हमारे भारत में सिस्टम क्या है? हमारे भारत में सिस्टम है जनसंख्या के हिसाब से क्या देना है? सीटों का आवंटन करना है। तो पहला लाइन हो गया। दूसरा, यहाँ पर आप सर्वोच्च न्यायालय में केस हारने के बाद और कहीं अपील कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तीसरा, राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और पूरा उसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करता रहता है राज्यों में। तो ये तीनों बातें आपको भारत के एक वास्तविक संघ के बारे में नहीं बात करता। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई नहीं। अरे, 2 मिनट रुकिएगा ऑनलाइन। तो इन तीनों बातों से हमें यही पता चलता है कि भारत में क्या नहीं है? वास्तविक संघ नहीं है। ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हालांकि लीक हो गया था, पर चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। चलिए बताइए। हाँ ठीक है सरोज जी, मैं जस्ट क्लास के बाद बात करूंगा कि पुलिस का टेस्ट कैसे नहीं डला है। ठीक है। चलिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। और संशोधन कब कब हुआ था? पीछे भी बताओ ना जी। पीछे भी बताओ कब कब हुआ था।
हम्म। चलिए, ऑफलाइन से आंसर आ गया है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताइए जल्दी से। केवल इसका आंसर ही नहीं बताना है, बल्कि आपको क्या बताना है कि ये संशोधन आपका कब कब हुआ था। केवल आंसर नहीं बताना है आप लोगों को भी, कौन कौन सा संशोधन कब कब हुआ था। ये आठवां अनुसूची जब दिया गया, इस टाइम हमारे पास कितनी भाषाएं थी, और अभी कल का करंट अफेयर नहीं पढ़े हो क्या? 23 हो गया है। नहीं पढ़े थे क्या आप लोग करंट अफेयर? छत्तीसगढ़ी को भी क्या बना दिया गया है? ठीक है। अगर कोई बोले कि अभी एकदम अपडेट हो गया है, छत्तीसगढ़ी को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है, तो वो क्या बोल रहे हैं? गलत। अभी भी आपके पास कितना भाषा है? 22 भाषा ही है। याद रखना है। सबसे पहले यदि मैं आठवीं अनुसूची की बात करूं, तो संविधान बनने के समय, कब आपके संविधान बनने के समय हमारे पास कितना भाषा था? 14। संविधान बनने के समय, या इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल संविधान, हमारे पास कितना भाषा था? 14। बाद में जब 15वां भाषा जोड़ा गया, तो इसके लिए क्या हुआ था? संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसके तहत हमें भाषा कौन सा मिला? सिंधी। कौन सा भाषा मिला? सिंधी। इसके बाद जब 16, 17 और 18 जोड़ा गया, तो हमें क्या मिला? नमक। क्या मिला? नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। इसके लिए संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन 1992। ये हो गया 16, 17 और 18। इसके बाद आगे यदि मैं बात करूं, तो आपका 19, 20, 21 और 22। 19, 20, 21 और 22 भाषा जब जोड़ा गया, तो कौन सा संशोधन हुआ? 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? आपके 2003 में। और इसके तहत हमें कौन कौन सा मिला? बोडो, डोंगरी, मैथिली, और अगला कौन सा आपका था? संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें संविधान की कौन से अनुसूची में, तो कौन से अनुसूची में? आठवीं अनुसूची में आधिकारिक भारतीय भाषाओं की बात कही गई, तो वर्तमान में हमारे पास कितना भाषा है? 22 भाषा। और संविधान बनने के समय या मूल संविधान में कितना था? 14। दूसरा, मूल अधिकार के लिए एकदम अलग से अनुसूची में चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के भाग 3 में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मूल कर्तव्य के लिए भाग 4 के ग में, और अनुच्छेद कहेगा तो 51 क में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे कानूनों से तो ये सबसे मतलब नहीं है, तो याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। डेली हमारा क्लास 4 बजे होगा, तो बिल्कुल आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। एकदम फ्री रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्लास है। अगला प्रश्न, 10वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है, बताइए। ठीक है, तो मैंने क्लास में बताया था 10 से 10 और 10 से दल बदल। मुझे इसमें जानना है कौन सा संशोधन हुआ है। ठीक है, आंसर तो हो जाएगा बी। तो याद रखना है कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था आपका? 1985। ये दल बदल होता क्या है? कभी कभी एक ही पार्टी के नेता, एक ही पार्टी के नेता ग्रुप के ग्रुप क्या छोड़ देते हैं? दल या किसी पार्टी को छोड़ देते हैं। जैसे कि अभी कई जगह देखना, जैसे कि आपके महाराष्ट्र में पहले सरकार था, वो बदला। उसके बाद आपके मध्य प्रदेश में भी सरकार बदला। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ पार्टी को छोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दल बदल। कौन कौन सा कंडीशन है जब आप दल बदल करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कुछ कंडीशन लागू नहीं होगा? कहने का मतलब आपको पार्टी से बाहर नहीं किया जाएगा। और कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें आप पार्टी से बाहर हो सकते हो, ये सारा चीज हम क्लास में देखेंगे। पर फिलहाल यहाँ से दो चीज याद रखना है। एक संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके तहत दल बदल लाया गया था। और अनुसूची कहेगा तो कौन सा है आपका? 10वां। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? बताइए। चलिए, और बाकी लोग बताइए। ये क्वेश्चन आपके किस में आया था? हॉस्टल अडन में। किस में आया था? हॉस्टल अडन।
दिए थे आप लोग हॉस्टल, ठीक है, उसमें आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है बदला बदला रहा होगा कुछ कुछ, पर याद रखना है भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, तो हस्तलिखित किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम बिहारी रायजादा जिसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, इसमें कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए, बिल्कुल ऑनलाइन वालों का सबका जवाब बिल्कुल सही है। ओहो, खत्म ही हो गया लग रहा है। क्वेश्चन की ओर आते हैं, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है यदि पूछा जाएगा, तो याद रखना है भूमि और भवन। याद रखना है भूमि और भवन आपके राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। आपने सातवां अनुसूची पढ़ा था जिसमें हमने टोटल 3 भागों में बांट के रखा हुआ था, इसमें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय होगा। रिकॉर्ड न्यायालय कहने का मतलब है अभिलेख न्यायालय। रिकॉर्ड न्यायालय कहने का मतलब क्या है आपका, अभिलेख न्यायालय। हेलो 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 हेलो, ठीक। ठीक है, चलिए। तो न्यायालय एक रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, अभिलेख न्यायालय। अब यहाँ पर एक फैक्टर काम करेगा। हर चैप्टर जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपको एक चीज बताता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ना है। अभी आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभी जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के लिए आप अनुच्छेद पढ़ोगे 124 से लेकर 147 तक। कहाँ से कहाँ तक, 124 से 147 तक। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, पर यदि ये पता है तो अब आंसर क्या होगा बताओ। दो ही में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब या तो ये टिक करोगे या तो वो, क्योंकि दो ऑप्शन तो ऑलरेडी आपका खेल क्या कर दिया है, खत्म। चार ऑप्शन में खेलने से अच्छा है कि केबीसी वाला गेम खेलो, 50-50 वाला। ठीक है, अभी दोनों में से एक तो क्या होने वाला है आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि मामला कहाँ पर फंस गया है, 124 से लेकर 147 तक। यदि आपको डीप नॉलेज है तो पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, 129। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट का खुद का दिया गया फैसला किसी और मामले में आप किस तौर पे पेश कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि एक चोर है, एक क्या है, चोर। उस चोर ने ये पेंसिल चोरी कर लिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, चलो ये अच्छा नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है। ये मोबाइल को चोरी कर लिया उस चोर ने, किसको चोरी कर लिया, मोबाइल को। अब उस चोर को चोरी का सजा मिला कितना साल, 5 साल। ये चोर ने चोरी किया था कब, 2025 में। 2026 में एक दूसरे चोर ने क्या किया, चोरी किया, 2026 में। अब इसको कितना सजा मिल गया, 7 साल। कितना मिल गया, 7 साल। जबकि इसी मोबाइल को उस चोर ने फिर चोरी करने का प्रयास किया था, तब उसको कितना मिल रहा है, 7 साल। तो ये चोर चाहे तो अनुच्छेद 129 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट को ये बता सकता है कि महोदय जी आपने एंड्रॉयड मोबाइल चोरी करने का सजा कितना दिया था, 5 साल, तो मुझे भी कितना चाहिए, 5 साल।
ऐसा कौन कहेगा? आपका चोर। क्योंकि कानून को क्या चाहिए? सबूत। कानून को क्या चाहिए? सबूत। तो यही आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का खुद का दिया गया निर्णय किसी अन्य मामले में आप उदाहरण के तौर पे पेश कर सकते हो, और ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? आपका 129। न्यायालय में रिकॉर्ड मतलब आपका अभिलेख न्यायालय की बात कर रहा है। और 111 जस्ट अभी आप पढ़ के आए हो, क्या बोलता है? वीटो पावर। 111 कहता है वीटो पावर, राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पहला, अत्यंतकारी वीटो, जिसको क्या किया जाता है? अगर किसी विधेयक को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है? रद्द, तब हो गया। दूसरा आपका क्या है? पुनर्विचार। और तीसरा क्या है आपका? पॉकेट वीटो। पर फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जब आप पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है। ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जब आप पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ोगे तो उसमें एक श्रेणी पढ़ोगे। आपका जगह है जैसलमेर करके। क्या है जगह आपका? हाँ, ठीक है, जगह बोला तो समझ गए। ठीक है। एक जगह है जैसलमेर करके राजस्थान में, जहां पर ये चंदन श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, कौन सा जगह आपका? जैसलमेर। तो जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर में आपका चंदन श्रेणी क्या किया जाता है? पाया जाता है। तो बिल्कुल चंदन श्रेणी के बारे में बात करेगा तो ये कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में। अगला, राजस्थान की झमर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब तक आप छत्तीसगढ़ के खदानों के बारे में पढ़ते थे कि बलौदा बाजार में जाओगे तो बीवी को क्या पहनना पसंद है? सोना। बलौदा बाजार में क्या मिलता है आपका? सोना। और सोना पहनना किसको पसंद रहता है? बीबी को। रहता है कि नहीं रहता जी? खैर, आप लोगों का शादी नहीं हुआ है तो अलग बात है, पता नहीं चलेगा। पर शादीशुदा लोगों को पूछना, अक्सर उनकी जो वाइफ रहती है वो किस चीज की डिमांड करती है? सोना पहनना है करके। अब बलौदाबाजार जिला में आपका सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आपका सोना। मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है। सोना भी मिलता है कुछ एरिया में, और ज्यादातर आपका चूना पत्थर रहता है, जिसका उपयोग आप लोग कहाँ करते हो? सीमेंट बनाने के लिए, रॉ मटेरियल के रूप में। अब यहाँ पर बात कर रहा है राजस्थान का झमर कोतरा खदान। ठीक है। तो याद रखना है, जयपुर के आसपास का ये क्षेत्र है। जयपुर के आसपास ये झमर कोतरा खदान है, जहां पर रॉक फॉस्फेट मिलता है। क्या मिलता है? रॉक फॉस्फेट। कहा जाता है इसका उपयोग हम उर्वरक बनाने में करते हैं। क्या बनाने में? उर्वरक बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, रॉक फॉस्फेट से आपका क्या बनता है? उर्वरक। कच्चे पदार्थ के रूप में हम उर्वरक बनाने में किसका उपयोग करते हैं? रॉक फॉस्फेट का। और ये रॉक फॉस्फेट के भंडारण का भारत में सबसे बड़ा स्थल स्थल है। रॉक भंडारण के मामले में, आपका रॉक फॉस्फेट भंडारण के मामले में, ये राजस्थान का झमर कोतरा खदान भंडारण के मामले में सबसे ज्यादा क्या है? ज्यादा है। दूसरा, रॉक फॉस्फेट का उपयोग हम कहाँ करते हैं? उर्वरक बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में। जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे भारत में टीन का सप्लाई कौन करता है? छत्तीसगढ़। और टीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ठीक है, दंतेवाड़ा में होता है आपका। और कहाँ पर होता है? ठीक है। तो याद रखना है, टीन का पूरा सप्लाई भारत में कौन करता है? आपका छत्तीसगढ़। सेम वैसे ही अगर रॉक फॉस्फेट की बात करें तो सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ पर है? आपके राजस्थान के झमर कोतरा खदान में। और इस रॉक फॉस्फेट का उपयोग हम किस लिए करते हैं? उर्वरक बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? और कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। बताइए, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, बी मद्रास परमाणु केंद्र, कलपक्कम तमिलनाडु, तीसरा है आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र रावत भाटा, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है आपके जियोग्राफी के दृष्टिकोण से? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है। दूसरा आपका कलपक्कम, जो आपका परमाणु केंद्र है, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उसके बाद आपका रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान में।
नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है आपके? उत्तर प्रदेश में। ये परमाणु ऊर्जा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एडीओ का एग्जाम दिलाए, चाहे व्यापम का कोई एग्जाम। क्वेश्चन पूछा है क्षमता के आधार पर परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो याद रखना है तारापुर, जहां पर अभी वर्तमान में आपके 1400 मेगावाट, एक दो भी नहीं, कितना, 1400 मेगावाट आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किया गया है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? ठीक है, यहाँ पर आपके हाथों से बनता है हस्तशिल्प, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बनता है, पर थोड़ा सा तुलनात्मक कम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी जब आप अलग अलग शिल्प कला के बारे में पढ़ोगे तो इसमें भी हाथ से बनाए जाने वाले बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो हथकरघा व हस्तशिल्प के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है, पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखना है हथकरघा व हस्तकला के समूह के सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? आपके उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? अब इसके लिए पढ़ना होगा आपको पीछे मैप। दिख रहा है, देखो पीछे मैप दिख रहा है आप लोगों के। उसको जानबूझ के इसलिए चिपका के रखे हैं, पर आपके एग्जाम हॉल में तो नहीं चिपका रहेगा मैप। तो मैप आपको चिपका के रखना होगा अपने दिमाग में। ठीक है, अब देखो म्यांमार के बारे में बात करोगे तो ये टोटल सीमा जब साझा करता है 1643 वर्ग किलोमीटर। भारत के साथ कितना साझा करेगा? 1683 वर्ग किलोमीटर ये साझा करता है भारत के साथ, जिसमें सबसे लंबा साझा करता है 520 किलोमीटर किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। पर चूंकि प्रश्न पूछता है कि साझा किसके साथ नहीं करता, तो याद रखना है असम के साथ नहीं करता, किसके किसके साथ करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एक राज्य है आपका मिजोरम। एक राज्य कौन सा है आपका? मिजोरम। इसके अलावा ये अंडमान निकोबार के साथ भी साझा करेगा। पर आपके पेपर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो टोटल ये भारत के साथ कितना सीमा साझा करेगा? 1643। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कई जगह नागालैंड को नागालैंड लिखा रहता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत मत करना। मणिपुर और मिजोरम और अंडमान निकोबार सबके साथ ओवरऑल बात करोगे तो कितना किलोमीटर है? 1683 वर्ग किलोमीटर। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक राज्य के साथ बात करोगे सबसे लंबा, तो वो कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश, और कितना है आपका? 520 किलोमीटर। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा आपका आंसर? ए। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? ये आपके पीएससी प्री 2023 या 24 का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आज आप लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो कि एमसीक्यू? कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, मैं बच्चों को समझा समझा के इसी चीज को समझाता था, अरे कुछ तो फायदा होगा। एमसी क्योंकि ऑलरेडी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं रहता तो मैं नहीं बोलता। दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है, बताइए? केवल झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, और इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहला चीज कि ये दामोदर घाटी परियोजना है क्या? ठीक है, तो अभी आप लोग एक टॉपिक पढ़ोगे पंचवर्षीय योजना, उसमें हम पढ़ते हैं कि भारत में जो बहुउद्देशीय परियोजना चलती थी, बहुउद्देशीय परियोजना जो चलता था भारत में, उसमें बहुउद्देशीय परियोजना में एक था आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। जाहिर सी बात है, दामोदर घाटी परियोजना है तो ये कौन सी नदी पे रहेगा? दामोदर नदी पे। और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल, कहाँ कहाँ पर? झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए क्या होती है? बनती है। कोई एक नदी केवल आपके राज्य में बहेगा ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। इवन आपको यकीन नहीं होगा, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत से। और छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर बहता है वो? 286। ठीक है, नहीं, 290 शिवनाथ का है। 290 शिवनाथ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी बहती है शिवनाथ, 290 किलोमीटर। और महानदी कितना बहता है? 86। महानदी देख के क्या लगा, बहुत लंबा बहता होगा?
ठीक है। याद रखना है महानदी छत्तीसगढ़ में केवल 286 किलोमीटर बहता है। पेपर में ये कंफ्यूज भी हो जाता है, अच्छा हुआ कि आज आप लोगों ने गलत जवाब दे दिया। ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बहता है कौन, आपका शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी को कौन से जिले का जीवन रेखा कहा जाता है? दो ठो को कैसे होगा जी, एक ठो को बताओ। दुर्गम तो खारून नदी है, राजनांदगांव तो दूसरा नदी है। चलो आप लोग पता करके बताना। ठीक है, किधर से आता है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि उससे मतलब नहीं है, लो आप लोग पता करके मुझे बताना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक शिवनाथ नदी के बारे में पूछता है और दूसरा आपके खारून नदी के बारे में। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा। और फिलहाल आपको याद रखना है दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों से होकर बहती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि कौन सी नदी पर स्थित है? दामोदर। और झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रदेशों को टच करती है ये। ठीक है, कौन सा? ठीक है, कंफर्म। और फिर खारून। ठीक है, चलो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, थोड़ा सा वेट करेंगे ऑनलाइन। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? पेपर में इसी क्वेश्चन को क्या पूछेगा कि इसे कब एडॉप्ट किया गया था। दूसरा, इसे कब अंगीकृत किया गया था। पिछले बार आपके हॉस्टल गार्डन में इसी को उठाया था प्रश्न कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। आप लोगों को याद होगा, एक दिन मैंने क्लास में भी कहा था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? ग्रहण किया गया था। ठीक है, तो चाहे एडॉप्ट कहे इंग्लिश में, चाहे अंगीकृत कहे, चाहे भारतीय संविधान का निर्माण कहे, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। पेपर में बार बार ये प्रश्न पूछता है। ये आपके सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, जब पूछा गया था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। अरे भाई, सबको पता है कि निर्माण कब हुआ है, 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। तो पेपर बनाने वाले को तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना, तो वो क्या कर दिया था, कब अंगीकृत कर दिया गया था पूछा था। तो याद रखना है कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कितने समय में तैयार किया गया? ठीक है, ये आपका एकदम कॉमन क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कितने समय में तैयार किया गया, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और आप सबको पता भी है कि भारतीय संविधान को तैयार किया गया था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक कौन है? महात्मा गांधी टिक कर दे, राष्ट्रीय पिता। ठीक है, याद रखना है भारतीय संविधान के जनक किसको कहे जाते हैं आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ये क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? देखो ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर ऐसा पेपर आ गया आपके पेपर धोखे से, तो मुझे डर है कि आप लोग इसी में कूद मत जाओ, पेपर ज्यादा अच्छा आया है करके। ठीक है, हालांकि देखो ऐसा प्रश्न आएगा ना तो आपका लॉस भी है, क्योंकि ये सारे लोगों को पता है। ऐसा पेपर आए जिसमें आंसर केवल किसको पता रहे? आपको, ताकि आपका नाम किस में आए, टॉप 10 में। तभी तो आएगा जी। जो क्वेश्चन का आंसर किसी को पता नहीं है, अगर आपको पता है, तब आपका नाम किस में आएगा, टॉप 10 में। अब भाग 3 के लिए हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? 12 से 35। भाग 3 को हमने कहाँ के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। 12 से लेकर 35 तक किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत कंप्लेन करोगे? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट में। भाग 4 किसके बारे में बात करता है? ठीक है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वो जब मैं भाग 4 कहूंगा तब फिर करना। ठीक है, भाग 5 संघ। भाग 5 आपका संघ, या उसे ही हम केंद्र कहते हैं। और भाग 6 राज्य के बारे में बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए कहां से कहां तक अनुच्छेद? 36 से लेकर 51।
संघ के लिए 52 से लेकर 151 और राज्य के लिए 152 से लेकर 237। ये जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से अनुच्छेद, ये आपका बाद में बहुत काम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। अगला प्रश्न, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हे भगवान, ये प्रश्न आ जाए एडियो में। ठीक है, अब ये प्रश्न आया तो आपका फिर लॉस होगा, क्योंकि इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। राष्ट्रपति का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकार या प्रधानमंत्री का अधिकार? बढ़िया से पढ़ो क्वेश्चन को। अब उसको आप लोग बताओ, मुझे नहीं पता है। ठीक है, पेपर वाले ने जबरदस्त ऑप्शन आपका सेट किया है, खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तब भी पछताओ। अब इसमें आपको आंसर देख के एक चीज याद रखना है। अब वो चीज क्या है? आपका मौलिक अधिकारों का अधिकार। ये सर्वोच्च न्यायालय क्यों दिया है पता है? जबरदस्ती आपको फंसाने के लिए। अरे भाई, मौलिक अधिकार दे दिया मतलब कहां से कहां तक अनुच्छेद? 12 से 35। अब इसी के अंतर्गत भले ही आप पढ़ते हो कि अगर कुछ कुछ दिक्कत हो गया तो आप किसके तहत कंप्लेन करते हो? 32। ठीक है, मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे, अगर एक प्रकार से देखोगे, ठीक है, किसी के पापा के पास 500 करोड़ है और किसी बेटे के पास 50 करोड़ है। आपको पैसा लूटना है तो किससे लूटोगे? 500 करोड़ वाले से, क्योंकि ये 500 करोड़ वाला 100 करोड़ देने के लिए भी आनाकानी नहीं करेगा। अरे बेचारे के पास तो खुद नहीं है, तो वो क्या देगा दूसरे को? तो चूंकि आपका मौलिक अधिकार कहां से कहां तक बात करता है? 12 से लेकर 35 तक, और इसी में ऑलरेडी आपका अनुच्छेद 32 क्या हो जाता है? काउंट। अगर ये नहीं देता तब भले हम कहां पर जाते? बी पर जाते। तो चूंकि ऑलरेडी आपका 12 से 35 में कौन सा भाग कवर हो जाता है? भाग 3। चूंकि ये अनुच्छेद 32 है और इसी में हम 5 प्रकार का रीट पढ़ते हैं। कितने प्रकार का रीट? 5 प्रकार का रीट, जिसमें पहला क्या है आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा आपका अधिकार परीक्षा, चौथा आपका प्रतिषेध, और अगला कौन सा है आपका? उत्प्रेषण। केवल कोर्ट के लिए आप कौन कौन से रीट का प्रयोग करते हो? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। मैंने आपको बताया था ना कि आज जिसको देखना है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन विलोपित हो गया था, क्यों पता है? इसका आंसर देख के आपको भी पता चल जाएगा। जो टाइपिंग करता है उसको मैं नहीं बताया रहता हूँ कि क्या आंसर टिक करना है करके जी, तो वो बेचारा क्या करता है, जो आंसर व्यापम टिक किया रहता है उसको करता है। ठीक है, पर यहाँ से आपको भी पता चल रहा है ना क्वेश्चन क्यों विलोपित हुआ था। याद रखना है, भारतीय संविधान में 22 अनुसूची है क्या? नहीं, बल्कि कितना है? 12। तो आंसर डी होगा क्या? अब क्या संविधान बनने के समय हमारे पास 12 अनुसूची था? याद रखना है, संविधान बनने के समय, या इसे ही हम क्या कहते हैं? मूल संविधान। संविधान बनने के समय, या इसे ही हम कहते हैं मूल संविधान बनने के समय हमारे पास कितना था? 8। अब याद रखना है, संविधान का पहला संशोधन होगा कब? 1951 में, जो कि किसे संबंधित है? भूमि सुधार। किसे संबंधित है? भूमि सुधार। दूसरा संशोधन आपका कब हुआ था? 10वां अनुसूची कब होगा आपका? ये तो कौन सा हो गया? 9वां अनुसूची। 10वां अनुसूची के लिए कौन सा पढ़ा है आपने? 52वां संविधान संशोधन 1985, जो कि किससे संबंधित है? दल बदल, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। उसके बाद 11वां तो आपके दिल की धड़कन है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें आपका क्या हुआ था? पंचायती राज। और 74वां संविधान संशोधन भी याद रखना है कब हुआ था? 1992 में, और इसके तहत आपका 12वां अनुसूची जोड़ा गया था, जो कि किससे संबंधित है? नगरीय निकाय। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। थोड़ा सा कचड़ा हो गया है, पर इसी कचड़ों से आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन। कितने भाग हैं? इसको भी बताऊं क्या? 22 भाग। अगला, कितने अनुच्छेद हैं? और इसका भी आंसर देख लो। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? कितने अनुच्छेद हैं आपके? 395 अनुच्छेद है। इसके बाद अगर किसी को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है तो ऑलरेडी हम 1, 2, 3 ऐसा जोड़ते गए हैं। अगर इसके बाद भी आवश्यकता पड़ी तो, ठीक है, पर याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न, कितनी भाषाओं का उल्लेख है? अभी जस्ट हमने देखा है 22 भाषा। अगला, पहला संशोधन कब हुआ? वो तो आपने क्लास में कई बार पढ़ लिया, इसलिए बता रहे हो। किससे संबंधित था ये?
भूमि सुधार पेपर का कई बार का ये प्रश्न है, जो कि याद रखना है। 1900 कब हुआ था? 51। कब हुआ था? 1951 में। दूसरा, नौवा अनुसूची में जो भी चीजों को डाला गया होगा, नौवा अनुसूची में जो भी चीजों को डाला गया होगा, उसमें उसको आप कहाँ पर नहीं ले जा सकते? न्यायालय में नहीं ले जा सकते। नौवा अनुसूची में जो भी चीज डाला गया होगा, उसको आप कहाँ नहीं ले जा सकते? न्यायालय में नहीं ले जा सकते। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताओ। 64 या 87? फेमस युद्ध है आपका, ठीक है। हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो इसके बिना आपका हिस्ट्री शुरू नहीं होता ना खत्म नहीं होता। पर मुझे जानना है कि ये युद्ध को कौन से गवर्नर ने लड़ा था। ठीक है, देखो, नाम से ही पता चल रहा है प्लासी का युद्ध, यानी कि यहाँ पर आपको क्या चलना होगा? चालाकी। क्या चलना होगा? चालाकी। और चालाक लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लेवर। चालाक लोगों को क्या कहते हैं? क्लेवर। कहते हैं कि नहीं कहते? इंग्लिश में कहते हैं चालाक। तो वो देखो, जैसे कि चालाक बोलोगे तो थोड़ा सामने वाला समझ जाता है कि मुझे बेकार शब्द बोल रहे करके, तो प्यार से उसी के इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? तुम बहुत क्लेवर हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है, जैसे कि वो उसका तारीफ कर रहा है। ठीक है। कई लोग करते हैं ना चालाकी, सामने वाले को ज्यादा मूर्ख समझते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कई लोग रहते हैं, देखना आपको अपनी डेली लाइफ पे ही मिल जाएगा, जो आपको क्या समझने लगेगा? मूर्ख। ठीक है, मूर्ख समझे तो समझे, क्या दिक्कत है? तो चालाक का मतलब क्या होता है? क्लेवर। तो नाम याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। क्या याद रखना है? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव से बनाना है क्या आपको? क्लेवर। क्लाइव से क्या बनाना है? क्लेवर। तो ये बात है आपके 1757 का, जब रॉबर्ट क्लाइव, ये अंग्रेजों की तरफ से हो गया, वर्सेस आपका सिराजुद्दौला। किसके किसके बीच होगा? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बाद बीच आपका प्लासी का युद्ध होता है। ये बात है एडीओ के पेपर के 8 दिन पहले, ये सॉरी बात, कब की बात है? एडीओ के पेपर के 8 दिन के बाद प्लासी का युद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो युद्ध कब होगा? 23 जून 1757। 15 जून को एग्जाम है क्या? उसके 8 दिन बाद क्या होगा जी? 23 जून। तो एडीओ के जस्ट एग्जाम के बाद हम क्या करवाएंगे? प्लासी का युद्ध। क्योंकि प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाएगा, चालाकी करेगा, और किसके बीच? सिराजुद्दौला। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1757। क्वेश्चन एकदम आसान था, अगर सिर्फ ईयर टिक करते तो। पर इसमें यह भी तो जानना है, क्योंकि अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि कौन सा अंग्रेज अधिकारी था। और अगला फिर, अंग्रेजों ने बंगाल पर किस युद्ध के बाद अधिकार प्राप्त कर लिया? प्लासी का, बक्सर का, पानीपत का, और त्रावणकोर। चलिए बताइए। ठीक है, देखो, ये है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कौन करता है आपका? 1526 में बाबर। मुगल शासक है एक बाबर। बाबर टोटल भारत में कितने बार आक्रमण करता है? 5 बार। ठीक है। बाबर टोटल भारत में कितने बार आक्रमण करेगा? 5 बार आक्रमण करेगा। 1519 में जब वो पहली बार आक्रमण करता है, कब? 1519 में जब वो पहली बार आक्रमण करता है, तो किसके खिलाफ करता है? यूसुफ जाई जाति। यूसुफ जाई जाति है, जिसके खिलाफ बाबर पहली बार क्या करता है? आक्रमण। उसके बाद लगातार 4 बार करेगा। 1526, 1527, 1528 और 1529। एकदम कहानी है, जिसको सुनोगे तो बाबर का युद्ध खत्म हो जाएगा। सबसे पहले याद रखना है, बाबर पानी पीता है। क्यों? गर्मी का दिन। ठीक है, गर्मी के दिन में प्यास ज्यादा लगता है कि नहीं लगता? आप लोग केयर करना, गर्मी के दिन में पानी ज्यादा पियोगे, खाना कम खिलाएगा। ठंड के दिन में खाना ज्यादा खाओगे, पानी कम पिलाएगा। ठीक है। आप लोग देखना, ये चीज केयर करना। ठंड के दिन में अगर गरम गरम चावल और टमाटर का हो जाए चटनी, तो फिर बात ही क्या है। और ऊपर से टमाटर अगर 120 रुपए किलो वाला हो गया, तब तो और मजा आ जाता है खाने में। ठीक है। थोड़ा सा चटनी और चावल। तो ये क्या करता है? बाबर आते ही क्या करता है? पानी पीता है। क्या कहता है? पानी पीता है। फिर खाना खाएगा। क्या खाएगा? खाना। अपने दोस्त के घर। उसके बाद घर जाते जाते, चूंकि ये क्या था? मुगल शासक था, तो इनके लिए जो महत्व रखता है वो क्या है? चंद्रमा। तो चांद देखेगा। क्या देखेगा? चांद। और उसके बाद कहाँ जाएगा? घर। तो बाबर पहले क्या पिया? पानी। फिर क्या खाया? खाना। फिर क्या देखा? चांद। और फिर क्या हो गया? घर।
तो बाबर 1526 में करता है पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में वो क्या करेगा? खानवा का युद्ध। खाना से खानवा, चंदेरी से चांद से चंदेरी, और घा से आपका घाघरा। और 1530 में बेचारा फिर क्या हो जाता है? निपट जाता है। ठीक है। जब निपटेगा तो उसे आगरा में दफना देते हैं। और उसकी आखिरी इच्छा थी, जैसे कि मैं क्लास में बताता हूँ ना, तोर दादी ला राजिम में ठंडा करे है बेटा, तो माहौल कहाँ ठंडा करबे? राजिम में। ऐसे बुजुर्गों का कहना रहता है। तो वैसे ही बाबर अपनी पत्नी को बोल के जाया रहता है कि मुझे कहाँ दफनाना? काबुल में। काबुल स्थित है आपका अफगानिस्तान में। ठीक है। तो 1530 में पहले इसको आगरा में दफना देते हैं, फिर इसकी पत्नी को अचानक याद आता है कि अरे मोर पति की आखिरी इच्छा कारी से कहाँ दफना होने का? काबुल। तो उसकी कब्र को निकाला जाता है बाहर और ले जाया जाता है काबुल, जो कि कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया 1526 में। दूसरा, 1576 की बात है जब पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 56, सॉरी, 1556 की बात है जब पानीपत का क्या होता है? दूसरा युद्ध। ये होता है इसके नाती। अब बाबर का नाती कौन रहता है? अकबर, जो कि एक महान सम्राट बनता है आगे चल के। ठीक है। तो बाबर का नाती कौन रहेगा? अकबर, क्योंकि अकबर के पिताजी कौन थे? हुमायूं। तो जाहिर सी बात है उसके दादा हुए बाबर। 1556 में अकबर युद्ध करता है हेमू के साथ। किसके साथ करता है? हेमू। अकबर और हेमू के साथ 1556 में पानीपत का क्या होता है? द्वितीय युद्ध। प्लासी का युद्ध अभी आपने देखा है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ होता है। पर हमें तो ये सब जानना ही नहीं है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में कौन सी युद्ध के बाद अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो याद रखना है बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध होता है आपके 1764 में। एक तरफ तीन सेनाओं की टुकड़ी, जिसमें आपका अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और आपका मुगल शासक, इन तीनों एक तरफ। और एक तरफ रहेगा आपका कौन? अंग्रेज। ठीक है। एक तरफ तिगड़ी सेना और एक तरफ कौन रहेगा आपका? अंग्रेज। इनके बीच क्या होता है? युद्ध। एक तरफ अवध, बंगाल और मुगल शासक, और एक तरफ कौन रहेगा? अंग्रेज। तो याद रखना है, इसमें आपका क्या फूटेगा? बम। बक्सर के युद्ध में क्या फूटेगा? बम। कब? 1764 में। तो ब से याद रखना है बक्सर का युद्ध। बक्स से याद रखना है क्या? बक्सर का युद्ध। और म से याद रखना है हेक्टर मुनरो। क्या है अंग्रेज का नाम? हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो वर्सेस अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल शासक के बीच क्या होता है? युद्ध। और इसमें हेक्टर मुनरो क्या हो जाता है? जीत जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? बंगाल पर किस युद्ध के बाद अधिकार प्राप्त होता है? तीनों प्लानिंग करते हैं कि अभी यदि अंग्रेजों को निपटा दिए तो निपट जाएंगे, वरना फिर हम तीनों निपट जाएंगे करके। चूंकि अंग्रेजों के पास अच्छे अच्छे राइफल थे, AK-47 नाम सुना है? अच्छे अच्छे राइफल थे उनके पास। तो भैया अब कहाँ टिकने वाली? ठीक है। एक गोली पड़ा वहीं पर क्या? खेल खत्म। कहाँ बचते रहोगे, है ना? कभी भी देखना, पुलिस वाले लोग कभी 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 पिक्चर में दिखाता है, उसको मत देखना। पुलिस वाले लोग यहाँ पर नहीं मारते गोली, हमेशा पीठ में या पैर में मारते हैं। क्यों? पैर में पड़ा तो उसको चलने में क्या होता है? दिक्कत। अगर आपके घर कभी चोर आ गया, ठीक है, उसको पीटना भी है तो कहाँ से पीटना है? पीठ और पैर को। पैर को भले उसका वहीं पर तोड़ फोड़ के वहीं पर रख दो उसके पैर को, ठीक है। क्योंकि मुंडी पे मारे, मर गया तो आपके ऊपर क्या लगेगा? मर्डर का केस है। तो उसके पीठ और पैर को इतना मारो कि वो क्या मत हो पाए? चल मत पाए। ठीक है। ज्यादा गुस्सा में चप्पल वप्पल तो रहता है घर में, गालीच गाल को मार दिए 2-3 बार। ठीक है। तो कभी भी पुलिस वाले लोग पैर पे मारते हैं चोर के, देखना चोर के पैर पे, ताकि वो क्या मत हो सके? दौड़ मत सके। तो यहाँ पर याद रखना है बक्सर का युद्ध कब होगा? 1764 में। तो बम फूटेगा कब? ब से बक्सर और म से मुनरो। और एक तरफ अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल शासक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर। अगला, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है। हालांकि उपरोक्त तो सभी इसमें कारण बताया गया है और ये सही भी है, कोई गलत नहीं है आपका। पर इसमें मेनली रूप से होता क्या है? जो चर्बी वाला कारतूस होता है, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस में किसका प्रयोग किया जाता था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। जिसके कारण से आपका विद्रोह मच जाता है सेना में। और फिर ये क्या होता है? 1857 का विद्रोह। तो ये धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, तीनों के कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला,
1857 की क्रांति में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम किसने किसने कहा? मतलब ये कहने का मतलब आजादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम। ऐसा कहा जाता है, मैं तो खैर 1857 में पैदा नहीं हुआ था। जब बुक पढ़ा तो मैंने उसमें देखा, अगर थोड़ा-सा बस और इंडिया वाले हिम्मत दिखा दिए रहते इस 1857 की क्रांति में, तो अंग्रेज लोग इसी टाइम भाग जाते बोलते हैं। ऐसा बुक में लिखा है आपका, एकदम करीब में थे हम। अगर 2-4 लोग और अच्छे से सपोर्ट कर देते ना, तो इस टाइम हम लोग क्या हो जाते? आज़ाद। और 1857 मतलब सोचो, पूरे हम 110 साल पहले क्या होते? आज़ाद। अक्सर आप लोग देखना, भारत को विकासशील देश कहा जाता है। विकासशील और विकसित में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि आपका अमेरिका, चाइना, जापान, ये सब क्या कहलाता है आपका? विकसित। विकसित मतलब एडवांस में चल रहा है, सारा टेक्नोलॉजी उनके पास है। और भारत अभी भी किस में गिनती आता है? विकासशील। हालांकि आजादी की बात से यदि देखोगे तो भारत का ग्राफ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो याद रखना है, 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ये परिभाषा अलग अलग राइटर आते हैं और अलग अलग क्या देखे जाते हैं? परिभाषा। तो 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखो, जब भी आप अपने घर में कुछ स्थापना करते हो या पूजा पाठ करते हो, तो आपके घर ढोल वोल बजता है कि नहीं बजता? बजता है। पूजा वूजा करवाओगे तो जी, घंटी वंटी बजेगा, कुछ ना कुछ बजता है। तो यहाँ पर किसकी स्थापना कर रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो एक व्यक्ति है, ऋषि कपूर टाइप से डफली बजाते बजाते आएगा। इसके टाइप से ऋषि कपूर। ऋषि कपूर के हर पिक्चर को देखना, वो एक तो स्वेटर पक्का पहनता है, और दूसरा वो हर पिक्चर में उन्हें 2 मिनट के लिए डफली बजाएगा पर बजाता है। दूसरा, बस 5 मिनट से, ठीक है। दूसरा, यदि सलमान खान का मूवी देखोगे तो उसमें क्या दिखाता है? ठीक है, उसमें आपका खासियत ये रहता है। वैसे ही जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, तो वहां पर डफली बजाते बजाते कौन आएगा? 1885 की बात है, जब डफली बजाते बजाते आएगा डफरिन। कौन आएगा? डफरिन। तो डफरिन से याद रखना है, ये अंग्रेज अधिकारी है। 2 मिनट, बस आपको याद रखना है। डफली बजाते बजाते से याद रखना है, डफरिन नाम का अंग्रेज वैज्ञानिक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का क्या रहता है? गवर्नर। क्या रहेगा? गवर्नर। तो याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है यदि पूछा जाएगा, तो कब हुआ है? 1885 में। और इसी के साथ हमारा आज का क्लास क्या होगा? ओवर। यदि अब तक आपने एडीओ का क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। साध्य पीएससी एकेडमी में कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही है। और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।